और ये कहा जा रहा है कि रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन यूक्रेन घुटने टेकने के मूड में नहीं है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं किसी भी हालत में रूस के सामने समर्पण नहीं करेंगे उनके फोर्सेस। इसके अलावा खार्किव में गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है रूस ने यूक्रेन की मदद के लिए। ये बड़ी इंफॉर्मेशन है कि 28 देश सामने आए हैं, हथियारों की सप्लाई करने की बात कही जा रही है। नेटो और यूएस भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए हैं। तो 10 बड़े अपडेट जल्दी से आपको देंगे। ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं समर्पण नहीं करेंगे रूसी फोर्सेस के सामने। हम आपको ये बता रहे हैं रूसी सेना लगातार दबाव बनाने की कोशिश में हर फ्रंट खोल रही है। खार्किव में गैस पाइपलाइन को उड़ाया गया है रशियन फोर्सेस द्वारा। 28 देश सामने आए हैं। सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी इंफॉर्मेशन को समझिए। हथियारों की सप्लाई के लिहाज से बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। और रूस के हमले में 198 नागरिकों की मौत हुई है, ये यूक्रेन कह रहा है। सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। रिहायशी बिल्डिंग्स को किस तरह टारगेट किया गया वो भी अभी आपने देखा। यूक्रेन को मदद देना जिम्मेदारी है, ये जर्मनी ने कहा, क्योंकि सैन्य सामान देने का वादा अब जर्मनी द्वारा किया गया है। सैन्य मदद पहुंचाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से कल शाम को एक खबर आई थी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की थी। इसके अलावा भारतीय जो वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें लेकर भी जब आप सो रहे थे तो 2 फ्लाइट्स लैंड की हैं यूक्रेन से। कुल मिलाकर 469 भारतीय छात्र दिल्ली और मुंबई में लैंड किए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के जो रिहायशी इलाके हैं, लगातार तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से रिहायशी इलाकों पर हमला जारी है, वहां पर किस तरह का विध्वंस है, किस तरह का विनाश है, वो तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर, बड़ी तस्वीर, आज सुबह की जो बड़ी तस्वीर है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। और वो तस्वीर है कीव रीजन में एक ऑयल डिपो है, उसमें धमाके की तस्वीर है। आग की लपटें देखिए, ये इस तरह की तस्वीरें आपने लगातार देखी हैं बीते 4 दिनों में। आग की लपटें, धुएं का गुबार। यूक्रेनियन पार्लियामेंट जो है उसके द्वारा वीडियो ट्वीट किया गया है। कहा गया है ऑयल टैंक फार्म है क्रुश्की, ये कीव रीजन में क्रुश्की करके जगह जहां पर ये ऑयल टैंक फार्म जो है ये बर्न कर रहा है, आग इसमें लगी हुई है। आगे लिखते हैं एनिमी वांट्स टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड, यानी रशिया सब कुछ खत्म कर देना चाहता है। और दिन के दौरान हमने देखा कि शूटिंग हुई थी और फायरिंग की गई बैलिस्टिक रॉकेट से। कहां पर? एयर मिलिट्री एयरफील्ड पर, यूक्रेनियन मिलिट्री एयरफील्ड पर फायरिंग की गई है। लेकिन यूक्रेनियन फोर्सेस फाइट बैक कर रहे हैं, लगातार अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। और ये इस तरह के अटैक्स इस वक्त भी चल रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले का ट्वीट है, जो यूक्रेनियन पार्लियामेंट है उसने ये ट्वीट किया। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल सानी, यहाँ पर मैं आपका एक कॉमेंट लेना चाहती हूँ। ये बैलिस्टिक रॉकेट्स की बात कर रहे हैं, हमने लगातार बीते दिनों में मिसाइल अटैक की बात सुनी है। ये बैलिस्टिक रॉकेट्स की बात कर रहे हैं। किस तरह से इन अटैक्स को का पर्पस क्या होता है एग्जैक्टली, और इनको काउंटर कैसे किया जा सकता है, ये आज हमारे दर्शक आपसे जानना और समझना चाहेंगे। जो सबसे पहला जो प्रश्न आपका है कि ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के अंदर क्या अंतर है। मैं अगर आपको बताऊं जरा, अगर एक उदाहरण के तौर से, अगर आप एक हाथ में बॉल पकड़ते हैं और आप उसको हाथ से लेके ऊपर आसमान में फेंकते हैं, तो जिस प्रकार से वो वापस आता है वो एक ट्रेजेक्ट्री है। उसको आपने एक काइनेटिक फोर्स दी अपने हाथ के जोर से, और वो इसी प्रकार से फिर एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री पकड़ के नीचे आ जाता है। तो इसी प्रकार लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स 2 किस्म के होते हैं। एक जो बैलिस्टिक पाथ फॉलो करते हैं, मतलब कि जो मिसाइल है उसको रॉकेट से प्रोपल्शन मिलता है, उस धमाके से वो ऊपर जाता है अपनी इस ग्रेविटी के साथ, और जब वो एपेक्स पे पहुंच जाता है तो ये बैलिस्टिक तरीके से वापस मैं आपको वापस फ्लो दूंगी। इस वक्त हम सबसे लेटेस्ट तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो अभी यूक्रेनियन पार्लियामेंट कह रही है कि रशिया सब कुछ
सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहता है। रोवेंकी की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। जनरल वेस्टर्न, इन तस्वीरों को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं? जनरल सानी, मैं वापस आपको फ्लो दूंगी क्योंकि तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। मैं चाहती हूँ जनरल वेस्टर्न अगर आप इन्हें डिस्क्राइब कर पाए, किस तरह से अटैक्स और किस तरह का विध्वंस आपको ये दिखाई दे रहा है। देखिए, जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तो इसमें साफ जाहिर है कि ये जो ऑयल का इलाका है वहाँ पर उसको बर्बाद किया है और कुछ रिहायशी इलाके भी हुए हैं। तो जो ये मैंने आपको पहले भी बताया, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी सपोर्ट करता है और इसको लॉजिस्टिक्स के लिए ऑयल चाहिए, गैस देश को चाहिए, तो ये सारे टारगेट्स ये तो लड़ाई में होते हैं। और इसमें जितना भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो है एनिमी की विल को ब्रेक करना, उसकी लॉजिस्टिक्स को ब्रेक करना। जहाँ तक रिहायशी इलाके में है वो तो बिल्कुल जनरली नहीं किया जाता। कोलेटरल डैमेज जब होता है कि जब मिलिट्री टारगेट्स रिहायशी इलाकों के बहुत नज़दीक होते हैं। तो रूसी सेना ने हमला किया है। ये रोवेंकी तेल डिपो बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह का विध्वंस और विनाश इन तस्वीरों में आप जरा देखिए। ऑयल डिपो को किस तरह से टारगेट किया गया है वो हम आपको इस वक्त इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को एक बार फिर से ध्यान से देखें जरा, और जितनी अगर इनमें ऑडियो हो तो वो भी सुनवाएं जरा। लपटें हैं, धुएं का गुबार है, बहुत बड़े स्केल पर इन तस्वीरों में डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, विनाश दिखाई दे रहा है और आपको कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ये सर फायर फाइटर्स होंगे जो इन लोगों को हम देख पा रहे हैं वो फायर फाइटर्स होंगे, शायद इस आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे। जी, और हमारे साथ जनरल सानी है। जनरल सानी, तस्वीरें जी न्यूज़ एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है रोवेंकी तेल डिपो, ऑयल डिपो को किस तरह से टारगेट किया गया है, और साथ ही बार बार यूक्रेनियन पार्लियामेंट द्वारा जो ट्वीट किया गया उसी पर मैं बार बार लौट रही हूँ। वो कह रहे हैं कि बैलिस्टिक रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं। आप डिफरेंस समझा रहे थे, वो भी आप बताइए। अच्छा, नहीं, सबसे पहले तो जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, मैंने बताया कि रूस का क्या है कि कैपिचुलेशन होनी चाहिए ज़ेलेंस्की की, वो अपने सत्ता से उतरे और जैसे ही वो स्टेप डाउन करेगा तो उनका जो एम है वो हासिल हो सकेगा। तो ये जो ऑयल डिपोज वगैरह जो नेशनल कैपिटल्स के पास होते हैं या देशों के अपने बड़े शहरों के पास होते हैं, उससे लोगों को अपना तेल और नॉर्मल जो सहूलियत के लिए आपको ऑयल एंड गैस चाहिए ये वो आपको वहां से हासिल होता है। तो एक तो ये मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगा, दूसरा ये लोगों के अंदर भगदड़ करेगा। देयर विल बी एक तरह से इसकी कमी होने के कारण नेचुरली देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ पैनिक। लोग घबराएंगे, जब घबराएंगे तो प्रेशर पड़ेगा पॉलिटिकल लीडरशिप पे, मतलब रूस का जो दावा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। इसी प्रकार अगर आप देखें, अगर इसके साथ अगर साइबर अटैक अगर शुरू हो जाएंगे तो उनकी जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर आप करेंगे तो आपने ये जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉर है जो हम कहते हैं, इनडायरेक्ट वॉर है जो प्रेशर क्रिएट कर रही है, सेपरेटिस्ट हैं जो आप कह रहे हैं, उग्रवादी हैं जो उस देश के अंदर हैं, वो एक तरह से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप को स्टेप डाउन करने के लिए। ये था इस पिक्चरों के साथ संबंध में जो मेरा सोच। बट आप जो पूछ रहे थे जो दूसरा सवाल, अगर आप चाहें तो मैं उसको बता सकता हूँ कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के अंदर क्या फ़र्क है। ये जो लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक मिसाइल होते हैं ये दो किस्म के हैं, जैसे मैंने बताया, बैलिस्टिक या क्रूज। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं वो एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी है, और उसके लिए मैं वही समझा रहा था कि अगर आप बॉल फेंकें ऊपर तो ऊपर एक दफ़ा प्रेशर से जो हाथ के ज़ोर से आप ऊपर फेंकते हैं तो वो उसको वो जो ज़ोर है मिसाइल को रॉकेट के फ्यूल के साथ या रॉकेट प्रोपल्शन से दिया जाता है। जब वो ऊपर पहुंच जाता है फिर वो इस प्रकार के एंगल से फायर किया जाता है कि वो बैलिस्टिक मतलब अपने ही वेट से ग्राउंड पे तो आना ही है, जो चीज़ ऊपर गई है वो नीचे आएगी। तो वो जब ऊपर पहुंच जाती है तो एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है और इसकी कैलकुलेशंस करके वो देखते हैं कि करेक्ट जगह के ऊपर उसको वो इम्पैक्ट करे या करेक्ट टारगेट के ऊपर हिट करे। जो क्रूज मिसाइल है, क्योंकि ये जो रॉकेट है इनको इंटरडिक्ट करना या इनको काउंटर करना ज़्यादा आसान है, बिकॉज ये रेडार से पकड़े जा सकते हैं, इनको थोड़ा टाइम लगता है और इनको एयर के अंदर ही एक्सो या एंडोथर्मिक जो कहते हैं उसको आप। मैं इस पे आपसे और डिटेल्स में बात करूंगी सर। इस वक्त आज सुबह की जो बड़ी तस्वीरें हैं, आज रूस यूक्रेन युद्ध का चौथा दिन है और जो तस्वीरें हैं आज सुबह की वो दोनों आपके स्क्रीन पर हैं। एक तरफ कीव रीजन में ये क्रुचकी, जहां पर ऑयल टैंक फार्म जो है उसे टारगेट किया गया है रशियन फोर्सेस द्वारा, और ये वीडियो खुद ट्वीट किया गया है यूक्रेनियन पार्लियामेंट द्वारा। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं रोवेंकी की, वहां पर ऑयल फार्म में किस तरह का डिस्ट्रक्शन
एक्शन देखने को मिला है, किस तरह वहां पर इसे टारगेट किया गया है। आग की लपटें आप देख रहे हैं और धुएं का गुब्बार है, और आप अगर इन तस्वीरों में आगे देखेंगे तो फायर फाइटर्स भी वहां पर मौजूद हैं। कई और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र सचदेव, वेरी गुड मॉर्निंग। तस्वीरें इस वक्त आप जी न्यूज के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपका सबसे पहले तो ये जो लगातार टारगेट किया जा रहा है ऑयल डिपोज को, और साथ ही जो वेस्ट द्वारा मदद का ऐलान किया गया है, जर्मनी एक तरीके का स्टैंड में बदलाव के तौर पर कहा जा रहा है, उन दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया, आपका कमेंट। मैं दूसरे वाले को पहले कर दूं क्योंकि वो बड़ा क्लियर कट आंसर है, बड़ी सिंपल है, लंबी बात नहीं है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, कल जर्मनी ने बोला हम इतने $1 बिलियन के जैवलिन या एंटी टैंक मिसाइल्स बेचेंगे, अमेरिका ने भी कहा $350 मिलियन के। मुझे बात ये समझ नहीं आ रही, ये सामान वहाँ पहुंचेगा कैसे? यूक्रेन के सारे एयरपोर्ट्स तो ठप हैं और रविंद्र जी उस पर बात करेंगे। जरा सा एक बार फिर से इन्हीं तस्वीरों पर वापस लौटते हैं। इनफैक्ट कहना चाहिए धमाकों की आवाज है। और ये तस्वीरें आज सुबह की अगर तस्वीरें कहा जाए तो ये ऑयल डिपो को किस तरह से टारगेट किया गया है, दो अलग अलग जगहों पर, वो दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त लगातार। रविंद्र सचदेव, जल्दी से आपका कमेंट, और खास तौर पर जब इस तरह की तस्वीरों के साथ शुरुआत हो रही है। मैं डे 4 पर आती हूँ। डे 4 को कैसे अनफोल्ड होते हुए आप देख रहे हैं आज? डे 4 मेरे ख्याल से बढ़ेगा। देखिए ये जो फ्यूल टैंक्स है, आई मीन 2 टारगेट्स हैं एनिमी के। एक तो मिलिट्री, उनका एयरफोर्स, एयरक्राफ्ट्स, टैंक्स उड़ा दो आप यूक्रेन वालों के, और दूसरा है फ्यूल, बिजली, पानी, टेलीकम्युनिकेशन। ये सब जब ठप हो जाए तो लोगों को त्राही मच जाएगी, chaos हो जाएगा। और इसीलिए रूस निशाना बना रहा है। एब्सोल्युटली, यू नो, पेट्रोल नहीं है, कुछ नहीं आप करेंगे क्या? आपकी हीटिंग बंद, इस समय सर्दी का मौसम है वहां पर, ओके, और सेंट्रल हीटिंग नहीं है, आप ठंड में सो रहे हैं, गैस नहीं आ रही है आपकी। गैस जो कल आप दिखा रहे थे, शायद कल या व्हाटएवर, यू नो, गैस के प्लांट्स, LNG या LPG के व्हाटएवर, ओके, थर्मल पावर प्लांट्स, तो इन पे जो अटैक्स होते हैं ये इसलिए होते हैं कि उस देश की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दो, ताकि जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो घबरा जाए, अपने लीडर्स के अगेंस्ट हो जाए कि ये हो क्या रहा है, डर में आ जाए, दहशत में आ जाए, ताकि जो इन्वेडिंग फोर्स है उसको एडवांटेज रहे मेजर। ठीक। जनरल मैस्टर, हम यहाँ पर लगातार बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से रशिया अटैक्स लॉन्च कर रहा है, लेकिन ऑयल डिपोज को निशाना बनाना ये यूक्रेनियन फोर्सेस के लिए कितना मुश्किल हो सकता है इस चैलेंज से डील करना? और देखिए, यूक्रेनियन फोर्सेस को लॉजिस्टिक सपोर्ट हर लिहाज से चाहिए, और ऑयल और गैस, खासकर ऑयल, ये गाड़ी की हरकत करना, हर चीज़ के लिए, कई इक्विपमेंट है उसके लिए भी ऑयल चाहिए होता है, जैसे जितना भी मैकेनिकल इक्विपमेंट है उसके लिए चाहिए। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये दुश्मन को टारगेट कर रही हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को। और बेसिक मुद्दा ये है कि ब्रेक द विल ऑफ द एनिमी, और वो इनका इरादा है। और जितना ये टारगेटिंग है, इससे ये जो विल टूटेगी, अब ये उनकी कोशिश कामयाब रहेगी या नहीं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक बार सवाल उठ रहा है, ये जो गोला बारूद है ये वेस्टर्न नेशंस है, कैसे पहुँचाएंगे? मैं आपको अफगानिस्तान में ले जाता हूँ। अफगानिस्तान में स्टिंजर मिसाइल्स कहाँ से जारी थी? पाकिस्तान के बॉर्डर से जारी थी। रशियन फोर्सेस वहाँ डिप्लॉयड थी। तो आज की तारीख में भी रशियन फोर्सेस वहाँ डिप्लॉयड हैं, लेकिन क्या वो हर बॉर्डर को गार्ड कर सकती है? उसका सीधा सवाल है नहीं। और अगर नहीं कर सकती है तो वो कई जगह से वहाँ से जा सकते हैं, और कैसे पहुँचेंगे उसका तरीका है। और मेरे को भी लगता है, देखिए, ये लड़ाई अभी एक इंसर्जेंसी या अर्बन वॉरफेयर का फॉर्म ले रहे हैं, और हैरान मत हुएगा कि रशिया में भी अभी कुछ टारगेटिंग हो सकती है। देखिए,
ये रशिया में भी टारगेटिंग हो सकती है। आप कह रहे हैं रशिया पर हमला किया जा सकता है? नहीं, हमला, मिलिट्री हमला नहीं। देखिए आजकल टेररिस्ट ऑपरेशन हर जगह आराम से किए जा सकते हैं, इंसर्जेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, आपने वो भी देखा कि जो रशियन रिबेल्स हैं जो डॉनबैस इलाके में हैं, वो रूसी सेना से मदद मांग रहे हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस मूवमेंट काफ़ी तगड़ा होता जा रहा है, खासकर डॉनबैस में जहाँ से लड़ाई शुरू हुई है। तो हो सकता है कि बाकी इलाके में भी देखिए 3 चीज़ें होती हैं इसमें बहुत ज़रूरी। एक है लीडरशिप, देश की लीडरशिप। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बहुत अच्छी लीडरशिप दे रहे हैं, वो रोज़ अपने को दिखा रहे हैं, लोगों को अपने ट्वीट्स कर रहे हैं और विजुअल दिखा रहे हैं, तो इससे इम्पैक्ट होता है। दूसरा होता है जो लड़ने वाले लोग हैं, लोग जब लड़ेंगे जब उनको लीडरशिप अच्छी मिलेगी। और तीसरा है सपोर्ट, एक है इंटरनल सपोर्ट जो हथियार है और दूसरा एक्सटर्नल सपोर्ट। एक्सटर्नल सपोर्ट जस्ट फॉर क्लैरिटी जनरल मेस्टन, जब आप इंसर्जेंट्स की बात करते हैं तो बेसिकली आप यूक्रेन में ही अलग अलग जोन्स खोलने की बात कर रहे थे, नॉट एग्जैक्टली रशिया बट यूक्रेन के अंदर तो होगा। देखिए सोल्जर्स को, रशियन सोल्जर्स को टारगेट कर सकते हैं, उनकी मिलिट्री कॉन्वॉयज को, काफ़ी तरीके होते हैं। लेकिन देखिए रशिया का देखिए ये इंटेलिजेंस का भी गेम होता है, सबवर्शन ऑफ सोर्सेस हैं। ठीक। एक कमेंट सर जल्दी से आपका लेना चाहूंगी यहाँ पर। ये जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, डे 4 की हम ये बात कर रहे हैं, डे 4 रशिया का टारगेट क्या होगा और यूक्रेनियन फोर्सेस के जहन में उनका टारगेट क्या होगा, क्योंकि वॉर डे टू डे लिहाज से जो स्ट्रैटेजी की बात की जाए वो समझाना चाहेंगे दर्शकों को। देखिए रशिया जो है इस समय 2 फ्रंट पे वॉर लड़ रहा है, एक स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे और एक टेक्टिकल फ्रंट पे। रशिया एक बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल देश है और उसका मुकाबला करने वाली यूक्रेनियन फोर्सेस उसके सामने टिक नहीं सकती हैं। अगर आप पिछले 3 दिन का वॉर देखेंगे तो सिनेरियो में वो दूसरे दिन ही यूक्रेन की कैपिटल में पहुंचने में कामयाब रहे हैं और रशिया ने और क्षेत्रों को अवॉइड किया है पूरा, और उन्हें डायरेक्टली कीव यानी कि कैपिटल के ऊपर अटैक किया है। तो पर्पस क्लियर है कि वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत माइटी हैं और उनके अंदर पूरी क्षमता है अपना टारगेट अचीव करने के लिए। सेकंड थिंग, जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है, अभी भी छोटे हथियारों से युद्ध लड़ा जा रहा है और युद्ध को बराबर का दिखाने का कोशिश एक मीडिया नैरेटिव फैला रहा है। तो आप कह रहे हैं सिर्फ एक मीडिया नैरेटिव है? Yes, और यूक्रेनियन फोर्सेस उस तरह का रेजिस्टेंस पुट अप नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह के क्लेम्स हैं? यस बिल्कुल, क्योंकि एक युद्ध स्टार्ट होने के दूसरे दिन के अंदर ही अगर आप दूसरे देश के कैपिटल पे पहुंच सकते हैं तो ये किसी तरह से सामान्य युद्ध नहीं है। इट इज़ एक तरफा युद्ध है जिसके अंदर रशिया ने अपना डिसीजन लिया हुआ है, उन्होंने बड़े हथियारों का यूज़ नहीं किया है और वो छोटे हथियारों के यूज़ करते हुए देश को नीचे कोशिश कर रहे हैं दबाने की और वो अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल सानी, आदित्य आप पूछ रहे थे ना, ये जो रणनीति है रशिया की, ये जो टारगेट किया है इन्होंने ये ऑयल डिपो, इससे क्या होगा? जो वो चाहते हैं कि कीव कैप्चुलेट करे, तो जब ये कीव के बाहर के इलाके में इस तरह के टारगेट्स होंगे जिसके ऊपर फायरिंग चल रही है और जो दहशत फैला रहे हैं, तो लोग नेचुरली क्या करेंगे? इवैक्यूएट होंगे। तो ये आई थिंक रणनीति है कि जो लोगों को इंडिकेटर दिया जाए कि आप अब कीव से भाग जाएं या खाली कर दें, ताकि जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं जिससे उनको एडवर्स कमेंट्स मिल सकते हैं वो ना हो। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये डे 4 पे क्या है, द एम इज टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ पैनिक इन द पीपल कि वो भागे वहां से, प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर पड़े, और अगर वो रूसी फौज को अर्बन एरियाज में जाना पड़े तो कम से कम सिविलियन कैजुअलिटीज हो, क्योंकि अब जिस प्रकार से ये आपने जो पिक्चरें दिखा रहे हैं और मीडिया दिखा रही है, तो लोगों ने वहां से छोड़ देना, जो लोग पहले मैं वापस आपको फ्लो दे रही हूँ क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस हैं लगातार हम आपको बता रहे हैं, 24 घंटे से जो डूज एंड डोंट्स हैं वो एकदम क्लियर है। कीव में इस वक्त कर्फ्यू है, 28 फरवरी तक सुबह 8 बजे तक ये कर्फ्यू है। लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और इसके अलावा लोग बंकर्स में शरण ले रहे हैं, सबवेज में शरण ले रहे हैं, मेट्रो स्टेशंस में शरण ले रहे हैं, ताकि ये जो गोलीबारी और ये जो बमबारी हो रही है इससे लोगों को बचाया जा सके। राजधानी कीव पर कब्जे की लड़ाई है ये। कल भी आपको याद होगा लगातार इस बात को लेकर चर्चा हुई, क्या यूक्रेन रेजिस्ट कर पाएगा डे 3 रशियन फोर्सेस के असॉल्ट को? हमने देखा अभी तक कि वो रेजिस्ट कर पाए हैं। और इस सब के बीच जब इस तरह की खबरें आई कल शाम को कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने ये कहा कि रशियन फोर्सेस जो है 30 किलोमीटर दूर है, तो यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया कि हर मोर्चे पर बैकफुट पर धकेलने में यूक्रेनियन फोर्सेस जो हैं वो कामयाब रहे हैं रशियन फोर्सेस को। यूक्रेन ने यह भी कहा कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है लगातार।
आज सुबह जो तस्वीरें आई उसमें आपने देखा ऑयल डिपोज को निशाना बनाया गया। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बाकायदा स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रशिया कैसे एक सोची समझी रणनीति के तहत इन ऑयल डिपोज को अटैक कर रहा है और उसकी मंशा क्या है, वो किस तरह से यूक्रेनियन फोर्सेस को इन ऑयल डिपोज को अटैक करके बैकफुट पर धकेलना चाहता है, सिविलियंस के माध्यम से प्रेशर क्रिएट करना चाहता है, दबाव क्रिएट करना चाहता है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जेके त्रिपाठी सर, आपसे जानना चाहती हूं, एक तरफ ये लड़ाई की तस्वीरें हैं, तस्वीरें जी न्यूज ने लगातार पहुंचाई और आप हमारे इस ब्रॉडकास्ट का हिस्सा रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह से ऑयल डिपोज को टारगेट करना, लेकिन फ्रांस द्वारा सैन्य मदद, जर्मनी द्वारा सैन्य मदद और बड़े लेवल पर सैन्य मदद रशिया को डेटर करने के लिए, रशिया को सोचने के लिए मजबूर करने के लिए, मुझे कहना चाहिए व्लादिमीर पुतिन को सोचने के लिए मजबूर करने के लिए, क्या ये सारी अनाउंसमेंट्स काफी हैं? जेके त्रिपाठी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रोबिंदर सचदेव, क्या हम ये माने, जब कल सुबह हम और आप ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे और आज जब हम 24 घंटे बाद आमने सामने बैठे हैं, क्या रशिया पर कल के मुकाबले आज थोड़ा ज्यादा प्रेशर है? वेल, इन अ सेंस है, यू आर राइट, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है थी कि इमीडिएट हो जाएगा, कुछ परसेप्शन थी। ये तो दुनिया में इमेज का था, और जैसे अभी हमारे कोलीग कह रहे थे, रशिया ने अभी तक कोई खास बड़े बॉम्ब्स इस्तेमाल नहीं करे लगता है, राइट। तो इसका मतलब रशिया अपनी पेस पे जा रहा है। रशिया तेजी से जा सकता था शायद, बट शायद वो सिविलियन डेथ्स को अवॉइड कर रहा है। ओके, तो बट यस, दुनिया की नजरों में रशिया पे अगर आज कल 2-3 दिन ऐसी और चल जाए तब होगा हाँ भाई रियली रशिया 30 किलोमीटर, हम 24 घंटे से कह रहे हैं बाय द वे कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कहा 30 किलोमीटर दूर है कीव से रशिया। परसों तो 10 किलोमीटर दूरी की बात की गई थी। हाँ, पहले 10 हुआ, फिर 30 हुआ, तो अभी तक 24 घंटे में 10 नहीं चल पाए, तो कुछ है। बट असाइड फ्रॉम दैट, मैं अगेन आई कम बैक टू दैट पॉइंट, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ दीजिए, मुझे जस्ट 30 सेकंड दीजिए इस बात का। ये जो ब्रिटेन और अमेरिका और जर्मनी कह रहे हैं हम वेपन्स देंगे, मैं जो कह रहा हूं कैसे देंगे। देखिए, एयरपोर्ट पे प्लेन नहीं आ सकते उनके, ब्लैक सी पे डोमिनेंस है रशिया की, नहीं आ सकते। अब अगर जैसे आपने बात करी सर कि अक्रॉस द लैंड आ जाएंगे, कहां से आएंगे? रोमानिया से आएंगे, पोलैंड से आएंगे। अगर रोमानिया और पोलैंड से वेपन्स यूक्रेन के अंदर आए और रशिया का यूक्रेन में कंट्रोल है, तो रशिया को तो बहाना मिल जाएगा पोलैंड और रोमानिया को प्रेशर करने का। पोलैंड इस समय कौन अपने को एक्सपोज करेगा? रशियन प्रेशर। सबको पता है यूक्रेन के बाद रशिया नेटो को, कुछ कंट्रीज को पुश बैक करेगा, तो रशिया को बहाना मिल जाएगा। तो ये वेपन्स कैसे आएंगे इस देश में? ठीक है, इस पर एक्सपर्ट्स की राय फिलहाल बटी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। कल ही हमने आपको बता दिया था कि कीव में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि खिड़कियों और दरवाजों से आप दूर रहें। इसके अलावा लोगों को कहा गया है बंकर्स में रहना है, सबवेज में रहना है, मेट्रो स्टेशन में लोग बड़ी संख्या में शरण ले रहे हैं ताकि इस बमबारी से खुद को बचा सकें। तो कीव में 28 फरवरी तक सुबह 8 बजे तक का कर्फ्यू है। कल ये कर्फ्यू लगा दिया गया था। ज़ेलेंस्की लगातार एक के बाद एक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन उनकी मैसेजिंग एकदम क्लियर है, वो झुकने के मूड में नहीं है, वो समर्पण नहीं करेंगे, ये वो बार बार दोहरा रहे हैं। ये बड़ी कवरेज तस्वीरों के साथ, विश्लेषण के साथ और हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ जारी है। आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.